धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरी शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए? और कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखी। यहीं से ही जन्म हुआ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, जो बाद में जाकर लिविंग बीन्स बने। लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी, बल्कि स्पेस में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, यह बात सच है, क्योंकि इंसानों का और केलों का एक ही एंसेस्टर रहा है अगर आप टाइम में बहुत बहुत पीछे जाओ तो। मतलब हमारे और एक केले के जो पर 100 मिलियन पर दादा थे, वो एक ही थे। इनफैक्ट ये बात सिर्फ केले के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में मौजूद हर जानवर और पेड़ पौधे के लिए है। और अगर आप टाइम में और भी पीछे जाओ, 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ, तो पता लगेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लूका। लूका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, जिसे आप एक माइक्रोब कह सकते हो। साइंटिस्ट का मानना है इसे गर्म जगहों में रहना काफी पसंद था। और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था धरती पर जिंदा रहने वाला। इससे पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो कैसे दिखते होंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता कि लूका कैसा दिखता होगा। लेकिन लूका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, यह बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लूका जिंदा कैसे हुआ? धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरी शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए? ये सवाल है लाइफ के ओरिजिन का। आखिर नॉन लिविंग मैटर, पत्थर, मिट्टी, पानी और कुछ एलिमेंट्स कैसे बदल सकते हैं जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? आइए समझते हैं इस रहस्य को गहराई से आज के इस वीडियो में। ये मेरा 5वां वीडियो है दोस्तों एवोल्यूशन की सीरीज में। इससे पहले 4 वीडियोस में और बना चुका हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, दूसरे में बात करी हमने बंदरों से इंसान कैसे बने, तीसरे में बात करी कि मुर्गी पहले आई या अंडा, चौथे में बात करी कैसे सोलर सिस्टम में धरती की फॉर्मेशन हुई, और अब 5वें में बात करेंगे कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग बीन्स की फॉर्मेशन हुई। ये चीज देखा जाए तो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। करीब 200 साल पहले तक ज्यादातर साइंटिस्ट को भी यही लगता था। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि कोई ना कोई लाइफ फोर्स जैसी चीज है जो हर जीव के अंदर मौजूद है, जो उन्हें जिंदा रखने का काम करती है। लेकिन साल 1780s में एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोसियर ने पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने साबित किया कि शायद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से इतनी भी अलग नहीं है। इन्होंने एक गिनी पिग जानवर को लिया और उसकी बॉडी हीट को मापने का काम किया। उन्होंने देखा इस जानवर की बॉडी हीट से बर्फ कितनी जल्दी मेल्ट होती है, और साथ ही साथ कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है। फिर इन्होंने कोयले के टुकड़े से मेजर किया जो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और जिससे उतनी ही बर्फ मेल्ट होगी जितनी उस जानवर से हो रही थी। ये देखकर इन्होंने कंक्लूड किया, लाइफ एक केमिकल प्रोसेस है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों सेम केमिकल प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। कुछ साल बाद 1790s में एक इटालियन डॉक्टर लुइगी गलवानी कुछ मरे हुए मेंढकों के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने मेंढकों की टांगों को ब्रास हुक पर लटका रखा था, और इनके हाथ में एक स्टील का ब्लेड था। गलती से टच हुआ उन टांगों पर, और ये टांगे अचानक से कांपने लगी। मरे हुए मेंढकों की टांगों को कांपता देखकर इन्हें लगा कि इन्होंने लाइफ फोर्स का आविष्कार कर लिया है। इन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इन्होंने कहा किसी ना किसी प्रकार की बिजली है जो हर लिविंग थिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इनका ये कंक्लूजन अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेंढकों की टांगों की वजह से नहीं, ये इन दोनों मेटल्स की वजह से हो रहा है। ये स्टील का ब्लेड जब ब्रास हुक से टकराता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनके बीच में रिएक्शन देखने को मिलता है। वोल्टा ने बाद में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक बैटरी भी बना कर दी। ये सेल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज शब्द वोल्टा के नाम से ही आया है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कन्विंस नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि लिविंग चीजों में कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी तो जरूर है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। असल में बात क्या थी कि साइंटिस्ट का ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ा कारण था। ज्यादातर केमिकल कंपाउंड्स जो एक लिविंग बीन के अंदर पाए जाते थे,
जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में देखने को नहीं मिलते थे, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, बाकी और मिनरल्स। वैसे यहीं से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जन्म हुआ था। स्कूल में याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कभी सोचकर देखा ये दो अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो वही है जो इंसानों और लिविंग बीन्स के अंदर पाए जाते हैं, और ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। और साइंटिस्ट को लगता था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लाइफ फोर्स जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम कर रही है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टर्निंग पॉइंट आया साल 1828 में, जब जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिश वेलर ने गलती से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया, वही कंपाउंड जो हमारे पेशाब में पाया जाता है। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सबको चौंका कर रख दिया। पहली बार लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऐसी चीज बन सकती है जो इंसानों की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। यहां से ये लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। 1850s में पेरिस में रहने वाले एक केमिस्ट मार्सेलिन बेर्थेलॉट ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए अपना एक टोटल सिंथेसिस प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से मैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर दिखा सकता हूं। और उन्होंने करके दिखा भी दिया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स बनाए, फिर हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, फिर एस्टर्स बने और बाद में ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाकर दिखा दिए। यही सारी चीज 11th 12th क्लास में आज आप पढ़ते हो। अब इस पॉइंट पर लोग मानने लग गए थे, हाँ ठीक है, मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिकल रिएक्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप में लाइफ तो नहीं है ना, वो जिंदा तो नहीं है। तो चीजों के अंदर वो लाइफ कहां से आ रही है? इसके लिए लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है। किसी चीज के लिविंग होने का क्या मतलब है? क्या जिंदा रहने का मतलब यह हुआ कि आप चल फिर सकते हो? अगर हाँ, तो इस डेफिनेशन से सारे जानवर तो लिविंग बीन्स हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिविंग बीन नहीं है। अब अगर हम कहें कि लाइफ का मतलब है जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उन पर फिट नहीं बैठेगी। 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफोनोव ने लाइफ की डेफिनेशंस पता करने की कोशिश करी, तो उनको 123 अलग अलग डेफिनेशंस मिली। इन सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन कंसेंसस था कि लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। इस डेफिनेशन में ऐसे क्रीचर्स भी ऐड कर दिए गए जो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, भले ही खुद रिप्रोड्यूस ना कर सकते हैं। लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करने की जगह हमें यहां पर डिफरेंसेस समझने जरूरी हैं, अगर हमें इस मिस्ट्री को आंसर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में कैसे बदल जाती है। पहला डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी का। जो लिविंग बीन्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। नॉन लिविंग चीजों में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है मेटाबॉलिज्म का, कि हर एक जिंदा चीज को खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। सभी जानवर खाना खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सभी पेड़ पौधे धूप को खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे माइक्रोब्स भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेते जरूर है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो बच जाता है उसे एनवायरनमेंट में वापस निकाल देते हैं। यही होता है मेटाबॉलिज्म। धरती पर जिंदा रहने वाली सारी चीजों में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। तीसरा फर्क आता है बाउंड्री का। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है एक बाउंड्री के थ्रू। हमारे स्किन सेल्स एक बैरियर बनाते हैं बाहर की एनवायरनमेंट से। पेड़ पौधों में उनके सेल्स ये काम करते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल ये काम करती है। अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें बाहर की चीजों से सेपरेट रखने का और प्रोटेक्ट करके रखने का काम। और चौथी कंडीशन हो गई रिप्रोडक्शन, जिसे हम और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं रेप्लिकेशन। छोटे से छोटे सिंगल सेल माइक्रोब्स भी खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनके अंदर मौजूद जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है और उन जैसे बनाने के लिए। अब इन 4 क्राइटेरिया के आधार पर एक एक करके समझते हैं कि कैसे ऐसे लाइफ फॉर्म्स बने जो इन क्राइटेरियाज पर खरे उतरने लगे। क्योंकि सच बात यह है दोस्तों, नॉन लिविंग से लिविंग का जो ट्रांजिशन है ये अचानक से नहीं हुआ। ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है कि एक स्पेक्ट्रम की तरह है। इस स्पेक्ट्रम पर एक पॉइंट पकड़ना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिला कि नॉन लिविंग चीजें लिविंग में ट्रांसफॉर्म होने लगी। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी। आखिरकार डीएनए जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बन गई। मैंने इस वीडियो में समझाया था कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम पहले एक धूल और मिट्टी का सिर्फ एक बादल था, जिससे सूरज बना और बाद में धरती की फॉर्मेशन हुई।
धरती के बनने के बाद हमने बात करी थी कि कैसे शुरुआत में बार बार बौछार हो रही थी कॉमेट्स और मीटियोर्स की धरती पर। इस एरा को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का समय कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं कॉमेट्स और मीटियोर्स से आए थे। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी बल्कि स्पेस में हुई थी। सुनने में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लगता है, लेकिन आज के दिन हमारे पास इसका ठोस सबूत मौजूद है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस में मौजूद है। ये हमें पता चल पाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। इसे मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है। करोड़ों अरबों मील दूर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी का जो स्पेक्ट्रम बनता है, हम उसे एनालाइज करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन पता करने के लिए। डेटा साइंस की मदद से हम बारीकी से पता कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स उन स्टार्स और गैलेक्सीज में मौजूद है। वैसे डेटा साइंस जैसी फील्ड का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जा रहा है आज के दिन। ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हैं और इस डायनेमिक फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scalar.com एक बढ़िया सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। Scalar एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर लर्नर्स को मेंटर करते हैं। Scalar ने अब तक 15,000 लर्नर्स के करियर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है और आप उन स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज इस सेक्शन में देख सकते हो। और 100 से भी ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का एक्सेस मिलता है जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने में हेल्प करेंगे। Scalar ने गूगल, मेटा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा जैसी 900 से ज्यादा कंपनीज के साथ प्लेसमेंट पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू वो अपने लर्नर्स को प्लेसमेंट असिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका एक इजी EMI ऑप्शन भी है 2 साल के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपको लगता है कि Scalar आपके करियर को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है तो इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1930s में स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जब साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी में गैस और धूलों के बादलों को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इनके अंदर तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। शुरू में मिथाइलिन और साइनाइड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स की खोज हुई। बाद में जैसे जैसे टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड बनते गए, रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आए, तो हमने पाया कि अमोनिया, वाटर और फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स भी स्पेस में मौजूद है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चिसन मीटियोराइट में 20 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स मिले। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने स्पेस में यूरिया, ग्लाइसिन और इथेनॉल की भी खोज करी। जब इथेनॉल यानी अल्कोहल स्पेस में पाया गया तो मीडिया में हेडलाइन चली स्पेस वोडका नाम से। 2014 में तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड जैसे मॉलिक्यूल्स की भी खोज हो गई। ये धरती पर मिलने वाले अमाइनो एसिड्स की कॉम्प्लेक्सिटी से मेल खाता है। सैजिटेरियस B2 क्लाउड जो धरती से करीब 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, इनमें मॉलिक्यूल्स मिले जिसमें कायरलिटी देखी गई। कायरलिटी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जहां पर मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज होती है, लेफ्ट हैंडेडनेस और राइट हैंडेडनेस देखने को मिलती है। धरती पर पाए जाने वाली लाइफ की कायरलिटी एक बुनियादी पहचान है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स DNA और RNA में भी कायरलिटी देखने को मिलती है। करीब 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो धरती पर मौजूद हर लाइफ फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं लाइफ के, और सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी स्पेस में पाए जा चुके हैं। इनके अलावा 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स, पहला DNA और दूसरा RNA, इन्हें भी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। हालांकि खुद से ये DNA RNA स्पेस में हमें नहीं मिले हैं, लेकिन इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूर हमें स्पेस में मिल चुके हैं। DNA RNA का कोर कंपोनेंट होता है एक शुगर जिसका नाम है राइबोस। 25,000 लाइट ईयर्स दूर सैजिटेरियस B2 जैसे गैस क्लाउड में हमें शुगर ग्लाइकोल एल्डिहाइड मिला, जो कार्बन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके राइबोस बनाता है। तो इन DNA RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी स्पेस में मिलते हैं। साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने इसी को लेकर कहा कि यूनिवर्स एक बड़े वेयरहाउस की तरह है, जहां पर लाइफ के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो सभी अवेलेबल है। आज के दिन ज्यादातर साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि स्पेस अपने आप में ही एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि धरती को खुद से बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। सोलर सिस्टम में, मीटियोर्स में और कॉमेट्स में पहले से ही कई सारे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भेज दिए होंगे। अब इन रॉ मटेरियल से धरती पर और कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे फॉर्म हुई, इसके लिए आती है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर एक गर्म से तालाब में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच मिक्सचर रहा होगा, जिसमें बिजली पड़ी, वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से लाइफ को एक किक स्टार्ट मिला। Lightning strikes the chemical soup at the right place and the right time. Billions of volts of electricity trigger a chain of improbable coincidences to create the first ever cell. चार्ल्स डार्विन ने साल 1871 में कहा था कि किसी गर्म छोटे तालाब में अमोनिया फॉस्फेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट की मौजूदगी से सबसे पहले किसी तरीके का प्रोटीन बना होगा।
उस प्रोटीन से बाद में लाइफ इवॉल्व हुई होगी। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है? इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया साल 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे के द्वारा। इन्होंने एक 5 लीटर का बड़ा सा ग्लास कंटेनर लिया, इसमें अमोनिया गैस भरी, मीथेन गैस और वाटर वेपर। इस ग्लास कंटेनर के अंदर अब इन्होंने बिजली के स्पार्क्स डाले, जैसे कि कंडीशंस रही होंगी धरती पर 4 बिलियन साल पहले। और कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखी। इन गिने चुने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे थे। कुछ हफ्तों बाद इस कंटेनर में अमाइनो एसिड्स और कार्बन कंपाउंड्स बन गए। तो इस बात से यह चीज साबित हो गई कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं और कंडीशंस सही हैं, तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप ही बनने लग जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है यहां पर रेप्लिकेशन का। इसके लिए एक थ्योरी है जिसे क्ले मिनरल हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्ले जो चिकनी मिट्टी है, उसके चार्ज सरफेसेस प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखने और उनके बीच होने वाले रिएक्शंस की स्पीड तेज करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये मिट्टी एक सरफेस प्रोवाइड करती है जिस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जमा होते रहते हैं और कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं। यही क्ले न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में हेल्पफुल थी और ये एक चेन में जुड़ने लगे। धीरे धीरे यहां पर माना जाता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक बड़ी चेन बनी जिसे हम आरएनए कहते हैं। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था और अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था। एक बार फिर से इस चीज को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा चुका है कि क्ले के सरफेसेस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स काम करते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं और मॉलिक्यूलर असेंबली के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। हालांकि ये वाली चीज आज के दिन अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पहला आरएनए मॉलिक्यूल अपने आप कैसे बना और खुद से वो सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करने लगा। लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जरूर किए गए हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे कि 2009 में किया गया जॉन सदरलैंड का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटाइलिन और फॉस्फेट जैसे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स से अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। यहां पर बात आती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की, जिसके अनुसार आरएनए ही एक्चुअली में सबसे पहले आया, उसी के बाद प्रोटीन्स बने, उसी के बाद डीएनए बना। क्योंकि आरएनए में ही काबिलियत है खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करने की। ये मल्टीप्लाई हुए, इवॉल्व हुए, इवेंचुअली ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल प्रोटीन्स बनाने में केपेबल हो गए और इन्हीं प्रोटीन से बना डीएनए। वो डीएनए जो स्टेबल तरीके से लंबे समय तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था और खुद की कॉपीज बना सकता था। तीसरा क्राइटेरिया यहां पर आता है बाउंड्री का। मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, आरएनए बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो अलग ऑर्गेनिज्म कब बने? जब बाकी आसपास की एनवायरनमेंट से अलग होने लगे। ये चीज इमेजिन करनी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आप सबको घर में देखने को मिलता है। जब भी आप बाथरूम में हाथ धोने जाते हो, आप हाथ धोने की जो एक्टिविटी करते हो, सोप के मॉलिक्यूल्स आकर आपके हाथ पर मौजूद गंदगी को, डस्ट को चिपका लेते हैं अपने साथ और पानी में बह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टी है। स्कूल में जैसा आपने पढ़ा था, सोप मॉलिक्यूल्स का एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। वो हिस्सा मॉलिक्यूल का जो पानी से अट्रैक्ट होता है और वो हिस्सा जो पानी से दूर रहना चाहता है। इसी की वजह से एक ऐसी शेप बन जाती है जो ऑयल, डस्ट और डर्ट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर फंसा लेती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। ये जो फैटी एसिड्स हैं, इनसे लिपिड्स बने और पानी में जाने पर लिपिड्स छोटे छोटे बबल्स बनाने लगे। इन बबल्स में अंदर केमिकल्स ट्रैप होने लगे और ये लिपिड्स प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन्स की तरह बन गए। अब इन्हीं में से ही किसी लिपिड में आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गई और एक तरीके से एक बाउंड्री बन गई जिससे आरएनए लिपिड्स के अंदर ही फंस कर रहेगा। आरएनए मॉलिक्यूल का एक सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर होना आपको किसकी याद दिलाता है? एक सेल की। इसीलिए इन्हें प्रोटोसेल्स कहा जाता है। प्रोटोसेल्स का मतलब सेल्स के आने से पहले जो सेल्स थे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स था सेल्स के बनने का और यही प्रोटोसेल्स आगे चलकर सेल्स बने जब ये और कॉम्प्लेक्स बनने लगे। यहीं से ही जन्म हुआ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, जो बाद में जाकर लिविंग बींग्स बने। लेकिन चौथा क्राइटेरिया अभी भी बचता है, मेटाबॉलिज्म। आखिर मेटाबॉलिज्म कैसे शुरू हुआ? किसी चीज को खाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका सिंपल जवाब है एनर्जी। अगर आरएनए और डीएनए को खुद को रेप्लिकेट करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है और शुरुआत में ये एनर्जी इन प्रोटोसेल्स को मिली धरती की एनवायरनमेंट से। समुद्र की गहराइयों पर अक्सर ओशन फ्लोर्स पर वेंट्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। इनसे बहुत ज्यादा तापमान का गर्म पानी बाहर आता है और साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत यहां हुई हो सकती है।
इसे हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ की शुरुआत इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास हुई थी और ऐसा माना जाता है कि लूका भी ऐसी ही किसी जगह पर पैदा हुआ होगा। प्रोटोसेल्स को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो इस पानी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वे उसको अपने अंदर ट्रैप करने लगा। इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप किया गया फैटी एसिड्स की मदद से, और जो न्यूट्रिएंट्स इनको अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स और आरएनए, डीएनए बनाने के लिए चाहिए थे उनका इस्तेमाल कर लिया गया और बाकी न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में सिंपली छोड़ दिया गया। ये एक तरीके का सिंपल मेटाबॉलिज्म बन गया और जो एनर्जी थी वो पानी में मौजूद गर्मी से आ रही थी। अब जैसे जैसे लाइफ बढ़ी, सिंगल सेल्स के लेवल पर भी बहुत कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास तो बहुत अच्छी एनवायरनमेंट मौजूद थी, पानी के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल रिच पानी था और गर्मी भी थी रिएक्शंस को करने के लिए। लेकिन जैसे ही इन वेंट से दूर जाएगा कोई सेल, उसको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। एनर्जी पाने के लिए इकलौता सोर्स बचा दूसरे सेल्स को खा जाना या फिर उनके साथ कोऑपरेट करके उनके साथ मर्ज हो जाना। ये दोनों ही चीजें आज के दिन भी हमें जानवरों में भी देखने को मिलती हैं। पहला प्रेडेशन, दूसरे जानवरों को खाना एनर्जी पाने के लिए, और दूसरा म्यूचुअलिज्म, दूसरे लिविंग बींग्स के साथ कोऑपरेट करना और साथ में काम करना। इसका एक उदाहरण हो सकता है एक मधुमक्खी जो फूलों से शहद पीती है और साथ ही साथ फूलों की पॉलिनेशन करने में भी मदद करती है। तो सेल्स के लेवल पर भी हमें यही चीज देखने को मिली। इसके लिए 4 नाम समझने जरूरी हैं। पहला है प्रोकैरियोट्स, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा आर्किया और चौथा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया, दूसरे आर्किया। ये दोनों फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं जो अलग अलग तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन एक ही तरीके के प्रीमोर्डियल सूप से ओरिजिनेट हुए हैं। इसी वजह से इनमें 1/3 सिमिलैरिटीज हैं। दूसरी जो कैटेगरी है यूकैरियोट्स की, वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब 2 बिलियन साल पहले धरती पर समुद्र में एक आर्किया की एक पॉपुलेशन थी और एक बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन थी। ये दोनों पॉपुलेशंस पास पास रहती थी। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप थी, क्योंकि बैक्टीरिया आर्किया के वेस्ट पर फीड करते थे और बैक्टीरिया जितने पास रहते थे आर्किया को उतना ही फायदा होता था। तो एक पॉइंट पर बैक्टीरिया एक आर्किया के इतने करीब आया कि वो उसके अंदर ही घुस गया। बैक्टीरिया ने इस चीज को इसलिए टॉलरेट किया क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं दिखा इस चीज में, और जब ऐसा हुआ, एक सेल के अंदर दूसरा सेल अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पा रहा है। यही सेल सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक एंसेस्टर माना जाता है। धरती पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जो बैक्टीरिया और आर्किया के मर्जर से पॉसिबल हुआ है। आप पूछोगे ये कैसे पता चला? 1960s में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट लिन मार्गुलिस ने सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया पर रिसर्च करी थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है अपने आप में मेटाबॉलिज्म करना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। इन्होंने डीएनए स्टडी करा तो पता चला कि सेल का अपना एक अलग डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक अलग डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए टाइफस नाम के बैक्टीरिया के डीएनए जैसा है, जिससे इंसानों में फीवर, हेडेक और रैश होता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो बाकी का सेल है वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। और आज के दिन इस चीज का ठोस सबूत मौजूद है कि आर्किया और बैक्टीरिया का जो मर्जर हुआ था, उसमें से बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और आर्किया बाकी का सेल रहा। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, तो सारे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म इसी की वजह से हो पाया। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं था। सभी यूकैरियोट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, और इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। एक औसत यूकैरियोट्स बैक्टीरिया के जीनोम से 2 लाख गुना बड़ा जीनोम सपोर्ट कर सकता है और 2 लाख गुना ज्यादा एनर्जी कमांड कर सकता है। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ही यूकैरियोटिक सेल्स बनने शुरू हुए, जीन्स की शुरुआत हुई और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बीन में बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक से एक झटके में हो गई हो। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं जिनमें बहुत लंबा समय लगा है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कम से कम 2 बिलियन सालों का समय लगा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने में। सबसे पहली लाइफ की एज एस्टिमेट करी जाती है 3.7 बिलियन से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक, और सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की एज एस्टिमेट करी जाती है कम से कम 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। इतना लंबा समय लगता है, इतने सारे अलग अलग प्रोसेसेस सही होने पड़ते हैं, वो भी सही कंडीशंस और सही रॉ मटेरियल्स के साथ, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती है। लेकिन इस सब में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब स्टार डस्ट के बने हैं। जितनी भी चीजें हम सब के बनने के लिए चाहिए वो सब स्पेस में मौजूद है। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्केलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप और जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में
कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कैसे इवॉल्व किए जिससे आगे चलकर पेड़ पौधे बने और इंसान बने, तो इसकी बात मैंने डिटेल में करी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले वीडियो में, जो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।